वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का पहली पोएम जो है उसको हम रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट सहित आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हम बताएंगे कि किस प्रकार से बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही क्लियर और बड़े ही आसान से शब्दों में हम इस पोएम को समझेंगे। और न केवल इस पोएम को समझेंगे परंतु इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम बड़े ही आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और हम शेयर करना चाहेंगे कि इस पोएम के जितने भी नोट्स हैं और बाकी सभी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपको आरबीएससी के ऐप पर मिल जाएंगे। और ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में उस ऐप के ऊपर जाकर आप सभी प्रकार के नोट्स जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कीजिए और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जिस विषय की भी आपको नोट्स चाहिए वह नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि कैसे बड़े ही आसान तरीके से इस पोएम को हम समझेंगे। और जो पहली पोएम है आपकी, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। स्टूडेंट्स देखिए, डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ होता है बर्फ की धूल। डस्ट मतलब धूल और स्नो मतलब बर्फ। अब यहां स्टूडेंट आप देखिए, ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक एक पोएट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह इंग्लिश के एक जाने माने पोएट हैं और उन्होंने आपके बहुत सारी इंग्लिश की पोएम्स को लिखा है। समझते हैं इस पोएम में, हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए लिखा है, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। अब यहां पोएट जो है वह कहते हैं द वे अर्थात जिस प्रकार से, द वे अर्थात जिस प्रकार से, एक क्रो एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराई है। शूक मतलब हिलाना, डाउन ऑन मी यानी मुझ पर, और द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल। और आगे लिखा है देखिए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक विशैला पेड़ होता है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इसका भावार्थ जब हम करें तो पोएट कहता है कि जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ पर जमी हुई बर्फ की धूल को, बर्फ के छोटे छोटे कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया है। कवि जो है इस पोएम में कवि बताना चाहता है कि वह एक पेड़ के नीचे बैठा है। उस पेड़ का नाम हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक का पेड़ है और वह पेड़ एक विशैला पेड़ होता है। और कौवे से और हेमलॉक ट्री के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि उसकी मनोदशा क्या है। इस मनोदशा में वह निराश है और जब इस निराशा की स्थिति के अंदर बर्फ की धूल कवि के ऊपर गिरती है तो वह अपनी निराशा से बाहर आ जाता है। देखिए मैं यहां पर आपके लिए कुछ शब्दों के अर्थों को लिख देता हूं। द वे का अर्थ है, मैं यहां पर इसका नंबर लिखता हूं और यहां नंबर 1 का अर्थ लिख रहा हूं। द वे का अर्थ है जिस प्रकार से, जिस प्रकार से। नंबर 2 है एकरो अर्थात एक कौवा। आगे लिखा है शुक। नंबर 3 है हमारा शुक और शुक का मतलब है हिलाया। शुक का अर्थ होता है हिलाया। स्टूडेंट्स
जब भी आप किसी पोयम को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो मीनिंग दिए गए हैं उनका क्या अर्थ है। जब मीनिंग का अर्थ हमें पता होगा तो हम बड़ी आसानी से उन्हें लिख पाएंगे, याद कर पाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। शूक डाउन मतलब हिलाना, नीचे गिरा देना, हिलाकर नीचे गिरा देना है। उसके बाद अगला है हेमलॉक। हेमलॉक का अर्थ है एक विशैला पेड़। यहां पर ये विशैले एक विशैले पेड़ का नाम है हेमलॉक। आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है। दूसरा स्टेंजा देखिए, लिखा है हैज गिवन माई हार्ट, अर्थात मेरे दिल को दिया है। ए चेंज अर्थात एक बदलाव। ऑफ मूड, मूड अर्थात मनोदशा, मनोभाव। एंड सेव्ड, सेव्ड मतलब बचा लिया। सम पार्ट कुछ हिस्सा। ऑफ अ डे अर्थात दिन का। और आई हैड र्यूड, र्यूड मतलब बिताना या व्यर्थ चला जाना। तो अब यदि हम इस स्टेंजा की इन 4 लाइनों को व्याख्या करें तो कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से अब ये जो 4 लाइनें हैं ये ऊपर वाली 4 लाइनों से जुड़ी है। यहां कहता है कि उस कौवे के द्वारा जब पेड़ को हिलाया गया और वो पेड़ के ऊपर जमी हुई बर्फ कवि के ऊपर गिरती है, उसने मुझे यानी कि मेरे हृदय को बदल दिया है, मेरे हृदय के मूड को बदल दिया है। मेरा जो मनोभाव, मनोदशा अभी तक उदासी की थी उसे बदल दिया है। अर्थात पोयम में अब जो कवि है और अधिक निराश नहीं है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और वह अब कुछ अपने दिन का हिस्सा बचा पाया है। किससे बचा पाया है? जो कि समय वह निराशा में बिता रहा था, जो समय वो व्यर्थ में निराश होते हुए, उदास होते हुए बिता रहा था, उसे वह अब बचा लिया है। यानी कि उसने अपना पूरा दिन जो है वह निराशा में व्यर्थ नहीं किया है। सबसे पहले एक बार मैं आपके लिए मीनिंग लिख देता हूं यहां पर, और उसके बाद में हम एक बार फिर से इस पूरी पोयम को आसान से तरीके से समझेंगे, दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। पहला वर्ड है गिवन। गिवन का मतलब दिया। दूसरा अर्थ दिया है यहां पर हार्ट। हार्ट मतलब दिल या हृदय। तीसरा है चेंज। यहां पर चेंज लिखा है और चेंज का अर्थ है बदलना। अगला जो शब्द लिखा गया है वह है मूड, और मूड को मनोभाव या मनोदशा कहेंगे। आगे देखिए, हम लोग पाते हैं सेव्ड, नंबर 5 पे है सेव्ड, और सेव्ड का अर्थ है बचाया। नंबर 6 पर है पार्ट, और पार्ट को हम लोग यहां लिख रहे हैं, मतलब है हिस्सा या भाग। और आगे लिखा है र्यूड। र्यूड मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। ठीक है स्टूडेंट्स, समझिए यहां क्या लिखा गया है। अब हम इस पूरी पोएम को भावार्थ सहित समझते हैं। लिखा है द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो,
फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ के ऊपर जमी हुई बर्फ की धूल को हिलाकर मुझ पर गिरा दिया। हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है, एक कौवा आता है और उस पेड़ के ऊपर जब वो बैठता है तो वह हिलती है, उसकी डालियां हिलती हैं और डालियों के हिलने से उसके ऊपर जो बर्फ जमी हुई है, धूल जमी हुई है, वह उस पोएट के ऊपर गिरती है जो कि उसकी नीचे, उस पेड़ की डालियों के नीचे बैठा हुआ है। जब ये घटना होती है तो इसके द्वारा कवि निराशा की स्थिति से आशा में की स्थिति में आ जाता है। आगे देखिए लिखा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे, किससे, कि इस घटना से कि एक कौवा आकर पेड़ को हिलाता है, इस घटना से कवि के मनोभाव बदल जाते हैं, कवि का जो मूड है वह बदल जाता है। और एंड शेयर्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जिस प्रकार से वह अपना दिन निराशा में बिता रहा था, वह अब थोड़ा सा अपने दिन का हिस्सा निराशा में बिताने से बचा लेता है। अर्थात अब कवि निराशा में नहीं है और अपने समय को व्यर्थ नहीं गवा रहा है। तो देखा स्टूडेंट्स, इस पोएम को हमने किस प्रकार से इन मीनिंग्स के सहित में समझा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी पोएम या कोई भी लेसन पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके मीनिंग्स को आप देखिए, उसका अर्थ समझिए, ताकि उनके द्वारा हम आसानी से इनके अर्थ को समझ सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को हम सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं इसके रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट को। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर पहला स्टैंजा, जो पोएम का पहला स्टैंजा था, वह दिया गया होगा। आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से पूरा स्टैंजा लिखा गया होगा और उस स्टैंजा का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है। देखिए यहां पर लिखे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर हम समझेंगे कि उस पोएम का नाम क्या है, उसे किसने लिखा है और उस पोएम की थीम क्या है, यानी कि उस पोएम का मुख्य विषय क्या है। तो हमने यहां पर लिखा है, These lines have been taken from the poem Dust of Snow। यह पंक्तियां डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता से ली गई हैं। कंपोज्ड बाय ए वेरी वेल नोन पोएट, जो कि एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखी गई है, जिसे एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखा गया है। हम यहां पर यानी कि वेल नोन पोएट जहां लिखा है, इसके आगे हम कवि का नाम भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस पोएम का जो कवि हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम इस प्रकार से कवि का नाम भी लिख सकते हैं, वेल नोन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस कवि ने इसे लिखा है। आगे इसी के में बढ़ते हुए हम इस पोएम के, इस कविता के मुख्य विषय को बताते हैं। लिखा है, द पोएम टॉक्स अबाउट चेंजिंग ऑफ हिज मूड एंड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम इन डिप्रेशन। कविता में बताया गया है कि वह अपने मनोभाव को बदल लेता है और अपने समय को डिप्रेशन में, निराशा में व्यर्थ नहीं करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का अर्थ है कि उस 4 लाइनों में, उस स्टैंजा के अंदर
क्या मुख्य बात कही गई है, उसे हम इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि पहली जो चार पंक्तियां हैं इसके अंदर क्या मुख्य बात है। लिखा है These are the opening lines of the poem. यह कविता की शुरुआत की पंक्तियां हैं। Where the poet narrates an episode of a crow and a hemlock tree. जहां पर कवि एक क्रो, एक कौवे और एक हेमलॉक ट्री यानी कि हेमलॉक के पेड़ के बारे में घटना को बताता है। हेमलॉक का पेड़ एक विशैला पेड़ है जिसे हम नॉर्मली सामान्य रूप से धतूरे का पेड़ भी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, और एक्सप्लेनेशन में बताता है Here the poet says that he sees a crow shaking down the dust of snow from a poisonous plant hemlock. यहां पर कवि बताता है, कवि कहता है कि वह एक कौवे को देखता है, कौवे को देख रहा है, और वो कौवा क्या कर रहा है, शेकिंग डाउन, हिला रहा है, नीचे गिरा रहा है। किसको गिरा रहा है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल को वह नीचे गिरा रहा है। और बर्फ की धूल कहां पर है, फ्रॉम अ पॉइजनस प्लांट हेमलॉक, यानी कि एक विषैले पेड़ के ऊपर, और उस विषैले पेड़ का नाम लिखा गया है हेमलॉक का पेड़ है। उसकी डालियों पर जो है धूल जमी है और उस धूल को नीचे गिराया जा रहा है। आगे लिखा है दिस इंसिडेंट चेंज द पोएट्स मूड, और यह घटना कवि के मूड को बदल देती है। कवि जो निराशा में है वह अब अपने आप को और अधिक निराश नहीं पाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड स्टेंजा क्या कहता है। सेकंड स्टेंजा में देखिए स्टूडेंट्स, लिखा गया हैज गिवन हैड र्यूड, यानी कि ये जहां से शुरू हुआ है और उसके अंत तक। आपके एग्जाम में ऐसा पूरा स्टेंजा लिखा गया होगा और उसको आपको सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है। यहां पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेंजास का रेफरेंस एक ही होता है। हमें बार बार रेफरेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक ही बार रेफरेंस लिखना है और उसके बाद हर स्टेंजा का अपना कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है। These are the closing lines of poem. यह कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। Of the poem, यह कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। Where the poet talks about saying his some part of his days, जहां पर कवि अपने दिन के कुछ हिस्से को बचा लेने के बारे में कहता है। यहां पर कवि अपने दिन के कुछ हिस्से को बचा लेने के बारे में बात करता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, यानी इस पद की क्या व्याख्या हो सकती है, किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखा है इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ही इज नॉट मोर अपसेट। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि वह अब और अधिक उदास नहीं है। अपसेट का अर्थ है उदास हो जाना, यानी कि अब वह और अधिक उदास नहीं है। नो मोर मतलब और अधिक। आगे लिखा है द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज हिज मूड। बर्फ की धूल के गिरने से उसका मूड जो है बदल गया है। जैसे ही बर्फ की धूल को गिरते हुए वह देखता है, बर्फ की धूल जो पेड़ पर जमी है उसको गिरते हुए वह देखता है, तो उसका मूड क्या होता है, बदल जाता है। He has saved some part of his day which is wasting in regret, और वह अपना कुछ समय को बचा लेता है, वह समय
जो कि वह निराशा में बिता रहा था। तो स्टूडेंट्स, निराशा में जब समय बीत रहा है तो वह समय कैसा हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है, और व्यर्थ होने के कारण उसका कुछ यूटिलाइज नहीं है, कुछ उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब कवि निराशा की स्थिति से आशा की स्थिति में आ गया है तो अब वह अपने समय को और अधिक वेस्ट नहीं कर रहा है, व्यर्थ नहीं कर रहा है। किसमें? रिग्रेट, यानी कि पश्चाताप में, पछतावे में अब वह नहीं बिता रहा है। तो अब उसका समय बच गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन दोनों ही स्टेंजास को लेकर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पोयम से बनने वाले क्वेश्चन कैसे हैं। इस पोयम में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या कहा गया है और हम उसका किस प्रकार से आंसर बनाएंगे, किस प्रकार से आंसर को हम करेंगे। समझते हैं क्या लिखा गया है। देखिए, लिखा है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? बर्फ की धूल क्या होती है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। कवि क्या कहता है कि उसका मूड बदल गया है। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। और कवि का मूड किस प्रकार से बदल गया है। जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, हमने अभी इस पोयम को समझा है, तो हम इन सभी आंसर्स को बड़े ही आसान तरीके से जान सकते हैं। इसका आंसर्स को हम लिख सकते हैं। देखिए क्या बताया गया है आंसर के अंदर। ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। बर्फ की धूल का अर्थ है कि बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में आंधी आती है तो धूल के छोटे छोटे कण हर ओर दिखाई देते हैं, हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और हमारे घरों में समा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के छोटे छोटे कण बर्फ की गिरने पर चारों ओर उस स्थान पर दिखाई देते हैं। उनसे तात्पर्य है डस्ट ऑफ स्नो। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज द पोएट्स मूड। बर्फ की धूल के नीचे गिरने से कवि का मूड जो है वह बदल गया है। जैसे ही एक कौवा उस विषैले पेड़ अर्थात हेमलॉक के पेड़ की डाली को हिलाता है और धूल नीचे गिरती है, इसके कारण से कवि का मूड जो है वह बदल जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है। द पोएट वॉज अपसेट एंड डिप्रेस्ड। कवि जो था वह अपसेट था अर्थात दुखी था और डिप्रेस अर्थात निराशा में था। दुखी और निराशा में था, निराश था। बट नाउ ही इज नॉट अपसेट। लेकिन अब वह अपसेट नहीं है। ही बिकम्स चीयरफुल। वह अब खुश हो गया है। चीयरफुल मतलब खुश, खुश हो चुका है। कब खुश हो गया है? जब उसने इस घटना को देखा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछता है और हम उस क्वेश्चन से क्या समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस दूसरे क्वेश्चन को हमने अलग अलग स्टेप में लिखा है। जिस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग स्टेप में पूछा गया है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग स्टेप में क्वेश्चन को के आंसर को भी लिखा गया है। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। लिखा है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम। यहां कवि किस प्रकार से इस कविता में प्रकृति को दर्शाता है, किस प्रकार से कविता के अंदर प्रकृति को बताया गया है, रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। आगे लिखा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं यह इनका जवाब देने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है
What are the birds that are usually named in poems? सामान्य रूप से कविताओं में कौन से पक्षियों के नाम को बताया जाता है? Do you think a crow is often mentioned in poems? क्या आपको लगता है कि अक्सर किसी कविता में कौवे को बताया जाता है? What images come to your mind when you think of a crow? जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस प्रकार की छवि उभर कर आती है? देखिए, क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं। There are many birds used in poems like peacock, sparrow, cuckoo, nightingale, etc. कविताओं में बहुत से प्रकार के पक्षियों को बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, जैसे कि पीकॉक यानी कि मोर, जैसे कि पीकॉक मोर, स्पैरो अर्थात चिड़िया, कुकू यानी कि कोयल और नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल। A crow is hardly mentioned in poem. एक कविता में कौवा मुश्किल से ही वर्णित किया जाता है, अर्थात किसी कविता में मुश्किल से किसी कौवे को व्याख्या की जाती है या बताया जाता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है कि आपके मन में क्या विचार आता है जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं, तो क्या विचार आपके, क्या छवि आपके मन में आती है? तो हमने इसका आंसर लिखा है When I think of a crow, जब मैं एक कौवे के बारे में सोचता हूं, The image of greed मतलब होता है लालच, सैडनेस यानी कि दुख, और अगला लिखा है कनिंगनेस यानी कि चालाकी, comes in my mind। जब मैं एक कौवे के बारे में सोचता हूं तो लालच, दुख और चालाकी की छवि मेरे मन में उभर कर आती है। तो देखा स्टूडेंट्स, ये था हमारे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले पार्ट में हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए, अगला पार्ट कहता है, तो स्टूडेंट्स आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? एक हेमलॉक पेड़ क्या होता है? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन? कवि किसी खूबसूरत पेड़ जैसे मेपल, एक ओक या एक पाइन के बारे में बात क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं लिखता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक हेमलॉक ट्री जहरीला पौधा होता है जिसमें सफेद छोटे छोटे फूल लगते हैं। द पोएट डजंट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री। कवि एक ज्यादा खूबसूरत पेड़ के बारे में नहीं लिखता है, बिकॉज ही कैन नॉट थिंक अबाउट ब्यूटीफुल, स्वीट एंड नाइस थिंग व्हेन ही इज सैड। क्योंकि जब वह उदास है तो वह किसी भी खूबसूरत, अच्छे और अच्छी चीज के बारे में नहीं सोच सकता है। स्टूडेंट्स, यहां थोड़ी राइटिंग की, थोड़ी प्रिंटिंग की मिस्टेक है, आप इन्हें सही कर लीजिएगा, जैसा कि आप बोर्ड पर सही स्पेलिंग देख पा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि यह क्वेश्चन हमसे क्या सवाल कर रहा है। लिखा है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? हेमलॉक और क्रो शब्द जो है वह किसे परिभाषित करते, किसे बताते हैं? जॉय और सोरो। यहां हमें दो ऑप्शन मिले हैं। कवि कहता है
जॉय को बताते हैं या सोरो को बताते हैं? जॉय अर्थात खुशी, सोरो अर्थात दुख, किसे बताते हैं? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल क्या है जिसे कौवा पेड़ पर से नीचे गिरा देता है? यहां पर बर्फ की धूल के बारे में भी पूछा गया है। देखिए यहां पर क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो को तीनों को पूछा गया है। तो हमने आंसर लिखा है क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो। क्रो यानी कि कौवा और हेमलॉक जो पेड़ है वह सोरो को दिखाते हैं, दुख को दिखाते हैं। सोरो अर्थात दुख को दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम जॉय, हैप्पीनेस एंड प्लीजर। डस्ट ऑफ स्नो जो है वह आनंद को, खुशी को और सुख को बताता है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे अलग अलग शब्दों को या इस क्वेश्चन में पूछा गया है और कैसे हमने उन अलग अलग शब्दों को परिभाषित किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हमें किस प्रकार से उस अगले क्वेश्चन को आंसर करना है। समझिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। Have there been times when you felt depressed and hopeless? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया जब आप निराश और दुखी थे, निराश थे, दुखी थे? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपने भी किसी ऐसे पल का अनुभव किया जिसने आपके मूड को बदल दिया? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। हम किसी भी प्रकार की कोई घटना को बता सकते हैं जब उस घटना के कारण हम निराश भी हुए और उस घटना से जुड़े हुए किसी और अर्थ ने हमारे मूड को बदल दिया है। तो देखिए यहां पर लिखा है, इट हैपन्स मेनी टाइम्स दैट आई फील सैड एंड डिप्रेस्ड। ऐसा कई बार होता है जब मैं दुखी और निराशा को महसूस करता हूं, दुखी हो जाता हूं और निराशा में पड़ जाता हूं, निराशा को महसूस करता हूं। आगे देखिए एक घटना का वर्णन किया गया है। माय फादर गेव अ टॉय ऑन माय 10th बर्थडे। मेरे पिताजी ने मुझे मेरे 10वें जन्मदिन पर एक टॉय दिया, एक गिफ्ट, एक खिलौना भेंट किया। वन डे आई लॉस्ट दैट टॉय। एक दिन मैंने वह खिलौना खो दिया। एंड आई बिगेन टू वीप। और मैं रोने लगा। यहां पर मैं स्पेलिंग को करेक्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर स्पेलिंग हम लिखेंगे BEGAN, बिगेन टू वीप, और मैं रोने लगा। माई फादर प्रोमिस्ड वन टू गिव अनदर डे अनदर टॉय। मेरे पिताजी ने मुझसे वादा किया कि मुझे एक और खिलौना वह देंगे। आई स्टॉप क्राइंग। तब मैंने रोना बंद कर दिया। माई मूड चेंज्ड, और मेरा मूड बदल गया। आप देख सकते हैं इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने पास्ट टेंस में दिया है। वो इसलिए कि हम एक बीती हुई घटना का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम अपनी पोयम को बड़े ही आसान से शब्दों में समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर्स को हम लिख सकते हैं और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके समान दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको देखकर आप ही के समान फायदा उठा सकें। थैंक यू।